अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मेरा नाम आतिफ इकबाल है और मैं गवर्नमेंट प्रीमियर कॉलेज में एज ए लेक्चरर ऑफ कॉमर्स पोस्टेड हूँ। आज मैं आपसे बात करूँगा इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग एंड इट्स बेसिक कॉन्सेप्ट्स की। जैसे कि आप लोगों को पता है कि फ़िलहाल कोरोना की वजह से तमाम तालीमी इदारे और तालीमी सरगर्मियाँ मुअत्तल हैं। तो वो तमाम स्टूडेंट्स जो कि फ़र्स्ट ईयर में आना चाह रहे हैं और उनको कॉमर्स ऑप्ट करनी है, तो उनके लिए ये एक बड़ा बेहतरीन मौका है। ख़ास तौर से इस लेक्चर को मैंने कोशिश की है कि इस लेक्चर को प्रिपेयर करूं इस तरीके से कि आसान से आसान अल्फाज में, ताकि जिन स्टूडेंट्स ने ज़िंदगी में कभी अकाउंट्स नहीं भी पढ़ी तो वो भी इसको आसानी के साथ एडॉप्ट और एब्जॉर्ब कर सकें। तो आइए शुरू करते हैं अपना पहला लेक्चर, अकाउंटिंग एंड इट्स बेसिक कॉन्सेप्ट्स। जैसे कि आपके सामने स्क्रीन पर अकाउंटिंग की डेफिनेशन आ रही है, लेकिन अकाउंटिंग की डेफिनेशन पढ़ने से पहले कुछ अकाउंटिंग के बारे में एक छोटी सी बात आपको बतानी ज़रूरी है, जो कि इसकी अहमियत आपके ऊपर आया कर देगी। अकाउंटिंग की एक बड़ी मशहूर किताब है, सॉरी राइटर है, अकाउंटिंग बुक राइटर है मीक्स एंड मीक्स, और ये बड़ी मशहूर सीरीज़ है अकाउंटिंग की बुक्स की। और इसकी ख़ास बात यह है कि इस वक्त पाकिस्तान में जितने भी टॉप नॉच यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके यहाँ अकाउंटिंग की ये बुक मीक्स एंड मीक्स की जो बुक सीरीज़ है, ये अकाउंटिंग के लिए एज अ टेक्स्ट बुक की हैसियत रखती है। मीक्स एंड मीक्स से जब अपनी इस बुक को लिखा तो इस बुक का टाइटल रखा अकाउंटिंग द बेसिस फॉर बिजनेस डिसीजंस। मतलब अकाउंटिंग द बेसिस, बुनियाद, किसकी बुनियाद? बिजनेस के फैसलों की बुनियाद। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अकाउंटिंग का पढ़ना, उसको समझना, उसकी नो हाउ को जानना, उसकी इन डेप्थ नॉलेज रखना बिजनेस डिसीजंस लेने में कितने मददगार साबित हो सकता है। ये बात हम सभी जानते हैं जो बिजनेसमैन हैं, और आप जब पढ़ेंगे आपको इसका अंदाज़ा होगा कि जिसका जितने अकाउंटिंग की अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती है वो उतना ही ज़्यादा अच्छे तरीके से बिजनेस डिसीजन कर ले सकता है। आइए अब शुरू करते हैं। लिखा हुआ है अकाउंटिंग की डेफिनेशन को ज़रा पढ़ें तो लिखा हुआ है इन सिंपल वर्ड्स, आसान तरीन अल्फाज में, अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। अभी इसको पर्टेनिंग टू अ बिजनेस, अभी सिर्फ इसको यहीं तक ही महदूद करते हैं। मतलब ये कि अगर हम इसका उर्दू तर्जुमा लें तो लिखा हुआ है अकाउंटिंग एक प्रोसेस है। अकाउंटिंग एक प्रोसेस है। किस चीज़ का प्रोसेस है? क्या रिकॉर्ड करने का? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को लिखने का एक प्रोसेस है, रिकॉर्ड करने का एक प्रोसेस है। और वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस किससे मुताल्लिक है? पर्टेनिंग का मतलब होता है मुताल्लिक। वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस किससे मुताल्लिक है? किसी भी एक बिजनेस से मुताल्लिक है। तो अब अगर हम इसके ताने बाने जोड़ कर इसकी डेफिनेशन को मुकम्मल सिंपल अल्फाज में देखें तो, जब समझने की कोशिश करें तो इसका सिंपल मतलब ये है, आसान सा मतलब, कि किसी भी बिजनेस की फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के तरीक़ेकार को, उसके सिलसिले को जो है, उसके प्रोसीजर, उसके प्रोसेस को अकाउंटिंग कहा जाता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ पे कुछ एक आध लफ्ज़ नए हैं जो कि अकाउंटिंग में बहुत आपको सुनने को मिलेंगे। ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन का मतलब क्या है? ट्रांजैक्शन का मतलब है लेन देन। लाजिम बात है, बिजनेस है, आप माल खरीदते हैं, माल बेचते हैं, बैंक से उधार लेते हैं, बैंक में पैसे जमा कराते हैं, लोगों को तनख्वाहें देते हैं, गवर्नमेंट को टैक्सेस पे करते हैं, वगैरह वगैरह। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऐसी तमाम बिजनेस की ट्रांजैक्शंस, अब जरा गौर से सुनिएगा, ऐसी तमाम बिजनेस की ट्रांजैक्शंस जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होगी। मिसाल के तौर पे आपने अगर 2000 बैग खरीदे तो बुक्स में 2000 बैग्स नहीं लिखेंगे, बुक्स में उन 2000 बैग्स की कीमत लिखेंगे कि वो 2000 बैग्स कितने रुपए के थे। पाकिस्तान में है तो रुपए, अमेरिका में है तो डॉलर, इंग्लैंड में है तो पाउंड स्टर्लिंग। तो इस हिसाब से आप उसकी कीमत लिखेंगे। अगर वो 2000 बैग
10,000 रुपए के हैं तो आप 2,000 बैग नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे ₹10,000। तो अब इसको हमारी यह समझ में क्या आया कि किसी भी बिजनेस की मालियाती फाइनेंशियल लेन देन, मालियाती लेन देन का रिकॉर्ड रखने को हम क्या कहते हैं? अकाउंटिंग कहते हैं। अब इस अकाउंटिंग का जो प्रोसेस अगर आप देखें तो उसके अंदर इस प्रोसेस, द अकाउंटिंग प्रोसेस इंक्लूड्स समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड रिपोर्टिंग द ट्रांजैक्शन। अब इस अकाउंटिंग प्रोसेस में क्या क्या शामिल है? जो भी डेटा है, फाइनेंशियल डेटा है, उसको समराइज करना, उसको एनालाइज, उसका तजिया करना और इसको रिपोर्ट करना, इसको उसके फाइनल जो उसका रिजल्ट है वहाँ बनाने तक लेकर जाना, ये इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के इस प्रोसेस को मैं इस मज़ीद आगे जाने से पहले मैं इस बात को आपको क्लियर कर दूं, अकाउंटिंग का प्रोसेस कोई एक दिन का नहीं होता। मिसाल के तौर पे आपने अगर कोई भी आप एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जाएं, किसी भी कंपनी में जाएं, तो वहाँ अगर कोई गाड़ी बन रही है तो वो गाड़ी जो है वो 2-3 दिन में मुकम्मल होकर तैयार हो जाएगी। 5 दिन लगेंगे, 6 दिन लगेंगे, एक हफ्ता लगेगा, एक हफ्ते में तैयार होकर वो मतलब बाहर गोडाउन में आ जाएगी, या आप इसको कहेंगे शोरूम में आ जाएगी। लेकिन अकाउंटिंग का प्रोसेस आमतौर से बल्कि यकीनन अकाउंटिंग का पूरा साल होता है, और साल का मतलब होता है 12 महीने। अकाउंटिंग का पूरा प्रोसेस 12 महीनों पर मुहित होता है। तो ये जो भी प्रोसेस है, जो भी काम आप कर रहे हैं, ये जिसमें के समराइजिंग, एनालाइजिंग और रिपोर्टिंग शामिल है, तो ये पूरा किसके ऊपर जाएगा? पूरे 12 महीनों के ऊपर ये पूरा मुहित होगा। अब जरा आगे देखते हैं, आगे क्या कहता है ना, द फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग के फंक्शंस। अगर आपने पीछे वाली डेफिनेशन देखी हो तो उसमें लिखा हुआ था रिकॉर्डिंग, और उसके बाद फिर समराइजिंग, और फिर उसके बाद एनालाइजिंग एंड देन गोइंग टू द फाइनल रिजल्ट्स। तो यहाँ उन्हीं की बात कर रहा है, रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस मतलब मालियाती लेन देन को रिकॉर्ड करना, उनकी क्लासिफिकेशन करना, उनको समराइज करना और उनका नेट रिजल्ट बनाना। नेट रिजल्ट का मतलब ये है कि जब आप बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट वगैरह जब आप साल के आखिर में बनाना सीखेंगे तो फिर आपको समझ में आएगी कि अच्छा ऐसे नेट रिजल्ट्स बनाए जाते हैं। तो किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने से लेकर उसकी बैलेंस शीट बनाने तक के पूरे इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? अकाउंटिंग कहा जाता है। ठीक है, राइट ना। और नेक्स्ट स्लाइड, एलिमेंट्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के एलिमेंट्स क्या क्या हैं? यहाँ पर आपको ऐसा नहीं लग रहा इस तस्वीर को देखते हुए कि बीच में एक प्लैनेट है, उस प्लैनेट का नाम अकाउंटिंग है, और उसके 5 मून्स हैं, देयर आर 5 मून्स ऑफ अ सिंगल प्लैनेट। अकाउंटिंग एक प्लैनेट है और उसके 5 मून्स हैं, या अकाउंटिंग न्यूक्लियस में है और 5 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो उस न्यूक्लियस के गिर्द घूम रहे हैं। जो साइंस पढ़कर आए होंगे, जिनको साइंस का थोड़ा सा शौक होगा, केमिस्ट्री का, तो उनको ये कुछ इस तरह लग रहा होगा, और जिनको थोड़ा सा ऐसे ही ज़रा शौक होगा तो उनका जो है वो यहाँ पर इस तरह लग रहा होगा कि एक प्लैनेट है और उस प्लैनेट के 5 मून्स हैं। तो यहाँ भी आप इस बात को अच्छे तरीके से समझ लीजिए कि अकाउंटिंग जो है वो इन पांचों के अंदर ही है। ये 5 एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल यानी इक्विटी, एक्सपेंसेस और रेवेन्यूज। तो अकाउंटिंग है ही यही 5 चीज, इन पांचों के गिर्द ही अकाउंटिंग घूम रही है। ठीक है, उसमें एसेट्स हैं, एसेट्स को उर्दू में हम असासे कहते हैं, अकाउंट लायबिलिटीज को हम वाजिबात कहते हैं, उधार, कैपिटल को सरमाया, एक्सपेंसेस को अखराजात, और रेवेन्यूज को जो है वो आमदनी कहते हैं। अगर हम जो है वो कुछ इस तरह कर लें कि अकाउंटिंग में एसेट्स का हम अगर ए ले लें, लायबिलिटीज का एल ले लें, कैपिटल का सी ले लें, और एक्सपेंसेस का ई ले लें, और रेवेन्यूज का अगर हम आर पिक कर लें,
तो ये हमारे पास ये 5 एलिमेंट्स ऑफ अकाउंटिंग हैं जो आपको कभी नहीं भूलेंगे। अगर आप इसको पढ़ें एक सिंगल वर्ड में तो ये बनेगा अल्सर। ओहो, अल्सर तो बड़ी 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 बीमारी है, लेकिन ये बीमारी अकाउंटिंग की बीमारी है, इसलिए ये अल्सर ए से है। वैसे अल्सर यू से आता है, लेकिन ये अल्सर ए से आता है। अब कोई भी आपसे पूछे कि आपने अकाउंटिंग के एलिमेंट्स पढ़ा है, तो आपको याद रहना चाहिए अल्सर। ए फॉर एसेट, एल फॉर लायबिलिटी, सी कैपिटल, ई एक्सपेंस एंड आर रेवेन्यूज। तो जनाब ये हैं 5 एलिमेंट्स अकाउंटिंग के। आगे हम इन पांचों को कोशिश करेंगे कि थोड़ा थोड़ा इनको डिफाइन करें। मैंने यहाँ कोशिश की है कि बहुत सिंपल वर्ड्स के अंदर आप लोगों से उसको इंट्रैक्शन करूं, क्योंकि टीचर स्टूडेंट रिलेशन या कांटेक्ट यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। तो जनाब एसेट्स के लिए हम बात करेंगे। एसेट्स कहलाता है असासे। एसेट्स को उर्दू में हम कहते हैं असासे। अगर आपको ये नज़र आ रहा है तो ये हो गए उर्दू में जनाब असासे। ठीक है, कह रहा है एसेट्स क्या है भाई? एसेट्स आर द इकोनॉमिक रिसोर्सेज एंड एसेट इज रिसोर्स विद इकोनॉमिक वैल्यू। इकोनॉमिक वैल्यू का मतलब कोई ना कोई उसकी कीमत होनी चाहिए, कोई ना कोई उसकी इफादियत होनी चाहिए, तभी वो एसेट कहलाता है। ठीक है ना? एन एसेट इज अ रिसोर्स विद इकोनॉमिक वैल्यू, कोई ना कोई उसकी फाइनेंशियल इफादियत होनी चाहिए, आप उससे कोई काम कर सकें। एन एसेट इज अ रिसोर्स विद इकोनॉमिक वैल्यू दैट एन इंडिविजुअल, कोई एक आदमी या कोई कॉरपोरेशन या एक मुल्क उसको ओन भी कर सके और उसको क्या कर सके, कंट्रोल भी कर सके, उसको ओन और कंट्रोल कर सके। ठीक है, उसकी एक कोई ना कोई इकोनॉमिक वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, कंट्रोल कर सके, और इस एक्सपेक्टेशन पर, इस उम्मीद पर कि वो एसेट उसको मुस्तकबिल में फायदा पहुंचाएगा। ठीक है, ये आसान से अल्फाज में आपको ये इसकी एक डेफिनेशन आपको बताई कि भाई एक एसेट जो है वो एक ऐसा कोई असासा हो जिसकी कोई ना कोई अफादियत हो, कोई मालियाती वैल्यू हो। ठीक है, जो आप ओन करते हैं, जो जिसके आप मालिक हो, जिसका कोई बिजनेस मालिक हो। ठीक है, और उसको कंट्रोल करना जानता हो, और इस एक्सपेक्टेशन पर वो उसको ऑपरेट करे, उसको कंट्रोल करे कि हाँ भाई ये हमें मुस्तकबिल में कोई ना कोई फ्यूचर बेनिफिट, कोई फ़ायदा पहुंचाएगा। मिसाल के तौर पे आपके पास कुछ पैसे हैं और आप उन पैसों से एक दुकान खरीद लेते हैं। अब वो दुकान आपके लिए क्या है? दुकान आपके लिए एसेट है, और आप उस दुकान के मालिक हैं, आप उसको ओन कर रहे हैं। और कंट्रोल का मतलब है आपकी मर्जी है कि आप या तो उसमें खुद काम करें, अपना बिजनेस करें, या वो दुकान किसी को किराए पे दे दें, ये आपकी मर्जी है। और अगर आप किसको किराए पे दे देते हैं तो आपको उस दुकान से क्या मिलता रहेगा? किराया मिलता रहेगा। आपको मुस्तकबिल में उसका क्या मिलेगा? फायदा भी मिलता रहेगा। और अगर उस दुकान में आप बैठ के खुद भी अगर आपका बिजनेस कर रहे हैं तो भी आप उस दुकान से फायदा तो उठा ही रहे हैं। अब समझ में आया व्हाट इज एन एसेट? ठीक है, एसेट्स आर रिपोर्टेड ऑन अ कंपनी, नेक्स्ट पैरा में पढ़ते हैं। एसेट्स आर रिपोर्टेड ऑन अ कंपनीज बैलेंस शीट एंड आर बॉट टू और क्रिएटेड टू इंक्रीज अ फर्म्स वैल्यू और बेनिफिट द फर्म्स ऑपरेशन। ठीक है, एसेट जो है वो कंपनी की बैलेंस शीट में लिखे जाते हैं, और आपने वो एसेट इसलिए खरीदा ना, वो दुकान आपने क्यों खरीदी? दुकान इसलिए खरीदी कि आपकी वैल्यू, आपके असास से आपकी मालियत बढ़ जाए, और आप जो कमा रहे हैं उसके अंदर इजाफा हो जाए कि हाँ भाई उस दुकान से जो किराया आ रहा है वो उससे मेरी आमदनी में क्या हो रहा है? इजाफा हो रहा है, बेनिफिट मिल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पहला पढ़ें। एन एसेट कैन बी थॉट ऑफ एज समथिंग दैट इन द फ्यूचर कैन जनरेट कैश फ्लोज, रिड्यूस एक्सपेंसेस और इंप्रूव सेल्स regardless of whether it's manufacturing equipment or it's a manufacturing equipment or a patent। तो वो जो भी एसेट, जो भी आपने दुकान खरीदी,
ठीक है, उससे आपकी वैल्यू में इजाफा हो रहा है, उससे आपकी आमदनी में इजाफा हो रहा है, आपके पास जो है वो कैश फ्लो बढ़ रहा है। कैश फ्लो क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, आपके पास आ रहा है कैश, मजीद कैश आ रहा है। ठीक है, राइट। नेक्स्ट, एसेट्स समझ लिया आप लोगों ने। नेक्स्ट, दो किस्म के एसेट्स हैं जिसकी डिफरेंसेस तो हैं, लेकिन आपके से यहाँ पे जो है वो कम से कम अल्फाज में और मैक्सिमम जिसका आउटपुट हो वो बात की जाएगी। करंट एसेट के मुतालिक क्या रहा है? करंट एसेट्स आर शॉर्ट टर्म इकोनॉमिक रिसोर्सेज। शॉर्ट टर्म एसेट्स हैं जो कि एक साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाए, मतलब एक साल के अंदर अंदर आप उसको इस्तेमाल कर लें। फिक्स एसेट्स क्या है जनाब? फिक्स एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जो कि आप लॉन्ग टर्म यूज़ के लिए लेते हैं, जैसे कि इक्विपमेंट्स हैं, प्लांट है, बिल्डिंग्स हैं, व्हीकल्स हैं, गाड़ियां हैं। आप अपना घर, मिसाल के तौर पे आपने घर लिया, अब घर आपने इसलिए तो नहीं लिया ना कि साल भर के अंदर अंदर आप उसको इस्तेमाल करके कहेंगे 10 महीने बाद नहीं यार अब मुझे दूसरा घर चाहिए। आप जो भी घर लेंगे आप कोशिश करेंगे कि भाई ऐसा घर हो या मैं ऐसा घर बनाऊं जिसमें कि मैं 8 10 साल 20 साल 15 साल जो है मैं उसके अंदर आराम से रह सकूं। या आप गाड़ी लेंगे तो गाड़ी में आप ये तो नहीं कहेंगे कि जनाब कि मैं इसको 2 महीने बाद गाड़ी बदल दूंगा, मैं दूसरी गाड़ी ले लूँगा, ऐसा नहीं होगा। आप एक प्लांट लगाएंगे, एक बिल्डिंग बनाएंगे, तो बिल्डिंग को आपके साल भर के अंदर अंदर तो आप उसको इस्तेमाल नहीं कर लेंगे। आप चाहेंगे कि ये बिल्डिंग जो है वो कई दिहाइयों तक काम करे, 20 साल 30 साल 40 साल तक ये बिल्डिंग जो है ना ये काम करे। तो फिक्स एसेट्स वो होते हैं जो कि लॉन्ग टर्म एसेट्स होते हैं, जो साल भर से ऊपर जिनकी। ये कुछ एग्जांपल्स हैं, इन एग्जांपल्स को देख लीजिए कि ये कुछ करंट एसेट्स की एग्जांपल्स हैं और कुछ फिक्स एसेट्स की एग्जांपल्स हैं। जैसे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स आर करंट एसेट्स, अकाउंट रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंसेस, रॉ मटेरियल्स, इन्वेंट्री, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स। और लॉन्ग टर्म में लैंड है, बिल्डिंग है, आप देखें फैक्ट्रीज हैं, फर्नीचर है, इक्विपमेंट है, व्हीकल्स हैं, व्हीकल नहीं है इसके अंदर, कार, मोटरसाइकिल, ट्रक्स, ठीक है, एरोप्लेन्स, हेलीकॉप्टर्स, ये सब जो है ये। अब मिसाल के तौर पे जो पी आई ए है या लुफ्थांसा है, एमिरेट्स है, KLM है, ब्रिटिश एयरवेज है, कतर एयरवेज है, उनके लिए जो जहाज है, एयरप्लेन है, वो उनके फिक्स एसेट्स हैं। जो एयरपोर्ट्स हैं वो फिक्स एसेट्स हैं। तो ये इस हिसाब से जो है वो जनाब ये थोड़ी एग्जांपल्स हैं करंट एसेट्स और फिक्स एसेट्स की। नेक्स्ट आ जाए लायबिलिटीज। लायबिलिटीज को एक बड़े सिंपल अल्फाज पे मैं लफ्ज़ में अगर मैं इसको आपको उर्दू में जो आपको समझ में भी आ जाएगा, दैट इज़, ये लिखा मैंने उधार। क्या है लायबिलिटीज का मतलब? उधार। उधार जो आपने देना हो। अब देखिए इसी को अंग्रेजी में लिख रहा है, आपने दो लफ्जों में समझ लिया कि जो हमने उधार किसी को देना है, हम पर उधार है, हमने किसी को पे करना है, वो हमारी लायबिलिटी। अब इसको वो क्या कह रहा है अंग्रेजी में, पढ़ पढ़ लिए। लायबिलिटीज आर ऑब्लिगेशंस ऑफ द कंपनी। लायबिलिटीज कंपनीज की जिम्मेदारियां हैं। दे आर अमाउंट ओड टू क्रेडिटर्स फॉर अ पास्ट ट्रांजेक्शन दैट आर यूजुअली हैव द वर्ड पेएबल। यहाँ देखें उस उधार के लिए ये लफ्ज क्या इस्तेमाल करते हैं? पेएबल। ये वो ऑब्लिगेशन है, जो जिम्मेदारियां हैं जो कि आपने माजी में आपने कुछ चीज़ें उनसे ख़रीदी हैं या कुछ चीज़ें आपने उनसे ली हैं जिनकी पेमेंट आपने नहीं की, और अब आप अपनी उन जिम्मेदारियों को पूरा करें, उनकी पेमेंट करें। यह है सिंपल लायबिलिटी का मतलब, उधार जो आपने उनको देना है। ठीक है, राइट। इज दिस क्लियर? तो अब नेक्स्ट आपका, दैट आर करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज वो लायबिलिटीज, वो जिम्मेदारियां, वो उधार, वो कर्जे जो कि आपने साल भर के अंदर अंदर पे करने हैं। साल भर के अंदर अंदर पे करने हैं, जिसमें अकाउंट्स पेबल, इंटरेस्ट पेबल, टैक्सेस हर साल देना होता है, बिल्स हर महीने देने होते हैं, ठीक है, यूटिलिटी एक्सपेंसेस, अक्रूड एक्सपेंसेस, ठीक है, बैंक ओवरड्राफ्ट्स वगैरह वगैरह। ठीक। नॉन करंट लायबिलिटीज, नॉन करंट लायबिलिटीज वो लायबिलिटीज, वो ऑब्लिगेशन जो कि आपने एक साल से ऊपर देने हैं, ओवर 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 अ ईयर्स टाइम, एक साल से ऊपर आपका वो जो है वो आपका जाएगा। ठीक है,
List of non-current liabilities, bonds payable, long-term notes, deferred tax liabilities and mortgages payable. अब आ जाएं आप कैपिटल। कैपिटल को हम उर्दू में इसका आसान सा तर्जुमा कर देंगे, आपको सब समझ में आ जाएगा असल मसला क्या है। कैपिटल का मतलब है आपका सरमाया। कैपिटल का मतलब क्या है आपका सरमाया। ये मैंने यहाँ पे सरमाया आपको समझाएंगे लिख दिया। दिस इज सिंपल मीनिंग्स ऑफ कैपिटल। ठीक है। इट रेफर्स टू फंड्स, फंड माने पैसा, फंड रेज टू सपोर्ट अ पर्टिकुलर बिजनेस। एक पैसा आपने लगाया, किस लिए लगाया? एक बिजनेस को सपोर्ट करने के लिए, उसको स्टार्ट करने के लिए। कैपिटल कैन ऑल्सो रिप्रेजेंट द accumulated wealth of a business represented by its assets less liabilities। मिसाल के तौर पे मिस्टर अली स्टार्टेड हिज बिजनेस विद कैश ₹60,000। मिस्टर अली के पास 60,000 रुपये थे। उन्होंने कहा कि भाई आजकल नौकरी वोकरी तो मिल नहीं रही, मैं अपना छोटा सा एक बिजनेस स्टार्ट करता हूँ। उन्होंने वो 60,000 रुपये से एक बिजनेस स्टार्ट किया। अब एक नया बिजनेस स्टार्ट हुआ, उसमें कितना पैसा लगा उसको स्टार्ट करने के लिए, वो चीज क्या कहलाएगी? आपकी कैपिटल। देखें लिखा हुआ है हेयर कैपिटल वैल्यूड 60,000। कैपिटल की वैल्यू क्या है? 60,000, 60,000। क्यों? एज इट इज द अमाउंट, क्योंकि ये वो पैसा है, ये वो अमाउंट है जो क्या किया गया? इन्वेस्ट किया गया। किस लिए? टू स्टार्ट या सपोर्ट अ बिजनेस। ठीक है जनाब, ये तो ये कैपिटल की एक सिंपल सी डेफिनेशन हो गई। अब आ जाए आप एक्सपेंसेस इन अकाउंटिंग। द एक्सपेंस, एक्सपेंस क्या होता है अब बता रहा है। द एक्सपेंस, एक्सपेंस क्या होता है? इज द मनी स्पेंड, पैसा खर्च किया गया। द कॉस्ट इन एफर्ट टू जनरेट रेवेन्यूज। एक्सपेंस वो पैसा जो हम खर्च करें, किसके लिए? अपनी आमदनी को, अपनी प्रॉफिट्स को बढ़ाने के लिए। अब आप कहें ये क्या बात हुई? मिसाल के तौर पे कंपनीज एडवर्टाइजमेंट क्यों करती हैं? ताकि उनकी सेल बढ़े, उनका रेवेन्यू बढ़े, उनका प्रॉफिट बढ़े। एडवर्टाइजमेंट एक कंपनी का एक्सपेंस है। वो लाखों रुपए देती है, टीवी पर इश्तेहार चलवाती है, अखबार में ऐड देती है, रेडियो पर ऐड आते हैं। तो ये वो खर्चा करती है। किस लिए खर्चा करती है? ताकि उसका जो है वो रेवेन्यू बढ़े। ठीक है, राइट। तो अब नीचे कुछ एग्जांपल्स पढ़ते हैं एक्सपेंसेस की। द एक्सपेंसेस, द एग्जांपल्स ऑफ द ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आर लीगल फीस, रेंट, डेप्रिसिएशन, इक्विपमेंट, सैलरी, सप्लाईज वगैरह 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 वगैरह, बहुत सारी। एक खास बात मैं आप लोगों को बताऊं यहाँ एक्सपेंस से मुतालिक। अगर आप एसेट खरीद लेते हैं लेकिन आप एसेट को इस्तेमाल नहीं कर पाते, तो वो एसेट आपके किसी काम का नहीं होता। एसेट आपके असासे है ना, अगर आप उसको सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाए तो वो एसेट आपके किसी भी काम का नहीं है। मिसाल के तौर पे आपने अपने घर के लिए, आपने अपने कमरे के लिए एक अदद एसी परचेज किया, लेकिन आपके घर आप बिजली का बिल नहीं देंगे। बिजली का बिल क्या है? इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस है ना। अगर आप बिजली का बिल नहीं देंगे तो क्या, अगर वो बिजली काट के चला गया तो क्या आप उस एसी से फायदा हासिल कर सकते हैं? आपने 20 लाख रुपए की गाड़ी खरीद ली और आपकी उसमें, वो तो आपने एसेट डेवलप कर लिया अपना 20 लाख रुपए से। एक गाड़ी आपने नए नए मॉडल की, नए ब्रांड की, मतलब आपने गाड़ी खरीद ली बेहतरीन सी। अब उस पे आप एक्सपेंस नहीं कर रहे, उस पर उसका एक्सपेंस क्या है? उसमें आप फ्यूल डलवाएं, वो एक्सपेंस है। पेट्रोल डलवाएं, बगैर पेट्रोल की गाड़ी चलेगी? बगैर पेट्रोल की गाड़ी नहीं चलेगी। पीआईए ने जहाज खरीद लिए, एमिरेट्स ने जहाज खरीद लिए, इतिहाद एयरवेज ने जहाज खरीद लिए, लेकिन अगर वो उस पर एक्सपेंस नहीं करेंगे, अगर वो पायलट्स को सैलरीज नहीं देंगे, तो क्या जहाज उड़ेंगे? क्या मुसाफिर उन जहाज़ों में सफ़र करेंगे? ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। तो एसेट्स के ऊपर को जब यूटिलाइज करने के लिए हम खर्चे करते हैं, जो चीज़ हम इस पर स्पेंड करते हैं एसेट के ऊपर, ताकि वो यूटिलाइज हो और हमें बेनिफिट दे के जाए, उस पैसे को हम क्या कहते हैं? एक्सपेंसेस। तो अब आखिरी आ गया एलिमेंट्स ऑफ अकाउंटिंग का, रेवेन्यू। आमतौर से रेवेन्यू को डिस्कस करने से पहले एक छोटी सी बात सुन लें। आमतौर से
दो किस्म के बिजनेसेस होते हैं जो बड़े, अभी फिलहाल बिल्कुल आप बिगिनर में हैं तो आपसे जितनी बात, इतनी छोटी सी बात करेंगे। दो किस्म के बिजनेस होते हैं, एक होता है ट्रेडिंग बिजनेस, लेन देन का बिजनेस। जैसे किराना स्टोर, मोहल्ले में, हर मोहल्ले में है किराना स्टोर। आटा, दाल, चावल, चीनी, घी, पत्ती, ये सब आप उनको पैसे देते हैं और उनसे वो माल खरीदते हैं। पैसे दिए, माल खरीदा, इसको कहते हैं ट्रेडिंग। एक होता है आपका सर्विस इंडस्ट्री, सर्विस बिजनेस। मिसाल के तौर पे स्कूल्स, स्कूल्स तो आपको कुछ भी नहीं बेचते। कॉलेजेस, कॉलेजेस तो आपको कुछ भी नहीं बेचते। हॉस्पिटल्स, हॉस्पिटल्स तो आपको कुछ भी नहीं बेचते। ये आपको अपनी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ये कुछ बेचते नहीं है। डॉक्टर, आप डॉक्टर को दिखाते हैं, डॉक्टर की फीस होती है 300, 400, 500, 1000, 100, 200, जो भी है वो डॉक्टर की फीस है। डॉक्टर आपको क्या बेच रहा है? कुछ चीज़ बेच रहा है। आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो क्या वो डॉक्टर आपको क्या, मतलब क्या बेच रहा होता है? ठीक है, अगर आप किसी से ट्यूशन पढ़ रहे हैं तो जो आपका ट्यूटर है, जो आपको पढ़ाने आ रहा है, वो आपको क्या बेच रहा है? वो तो अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, और महीने के आखिर में आप उससे सर्विस हासिल करने के खर्च करते हैं। आपने उसको 2000 रुपये दिए, यह आपका खर्चा हुआ, लेकिन उस ट्यूटर के लिए क्या हुई? उस ट्यूटर की ये आमदनी हुई। तो बिल्कुल इसी तरह अब इसको जरा पढ़ें रेवेन्यू को। रेवेन्यू इज द अमाउंट ऑफ अ कंपनी, सॉरी, रेवेन्यू इज द अमाउंट अ कंपनी रिसीव्स। देखिए, एक्सपेंस पे किया जाता है और रेवेन्यू रिसीव किया जाता है, ये कॉमन सेंस की बात है। इसके अंदर कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हमें समझनी है कि जब भी हम एक्सपेंस करेंगे, खर्च करेंगे, खर्च में हमेशा पैसा जाएगा, और जब भी हमारी आमदनी होगी उसमें हमेशा पैसा आएगा। तो रेवेन्यू इज द अमाउंट अ कंपनी रिसीव्स फ्रॉम सेलिंग गुड्स और प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू इट्स कस्टमर एंड क्लाइंट्स। A company's revenue, which is reported on the first line of its income statement, is often described as sales or service revenues. ठीक है? Hence, revenue is the amount earned from customers and clients before subtracting the company's expense. ठीक है? Now the accounting equation. Accounting equation. Before ending this lecture, I would like to discuss one or two more things. That is one of it is accounting equation. Accounting equation is liabilities plus capital. Liabilities अभी आपने थोड़ी देर पहले समझा. Liabilities plus capital is equals to assets. ये इक्वेशन है, और इस इक्वेशन को हम बैलेंस शीट इक्वेशन भी कहते हैं। एग्जाम में वो अकाउंटिंग इक्वेशन पूछे या बैलेंस शीट इक्वेशन पूछे, दोनों यही है। Here the total capital is investment plus revenue. Revenue means gains, gains माने फायदा, माइनस लॉस, लॉस खर्चा, उधार जो भी है, सॉरी उधार गलत किया गया, लॉस माने मतलब नुकसान, खर्चा, एंड माइनस ड्राइंग्स। सिंपल सी इसमें कॉमन सेंस से मैं बताऊं कि आपका एक बिजनेस का टोटल सरमाया क्या होता है? जो उस पर इन्वेस्टमेंट हो वो। अब वो बिजनेस अगर प्रॉफिट कर रहा है तो आप उस प्रॉफिट को, उस गेन को, उस आमदनी को उस इन्वेस्टमेंट में क्या करते हैं? प्लस करते हैं कि हाँ भाई मेरा बिजनेस प्रॉफिट कर रहा है, इसका सरमाया क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। और अगर वो बिजनेस लॉस करे तो उसका सरमाया क्या होता रहेगा? कम होता रहेगा। इसीलिए ये माइनस में है, गेन्स प्लस में है, लॉसेस माइनस में है, और ड्राइंग्स भी माइनस में। ड्राइंग्स क्या होती हैं? ड्राइंग्स इन्वेस्टमेंट का वो हिस्सा जो आप बिजनेस में से निकाल लें। कह रहा है ड्राइंग्स आर इन्वेस्टमेंट्स टेकन आउट फ्रॉम द बिजनेस फॉर पर्सनल यूज। मिसाल के तौर पे आपने एक बिजनेस है, आपका एक बिजनेस है, उसमें आपका सरमाया 80 लाख रुपए लगा हुआ है। आपको घर के लिए कोई जरूरत आ गई, अशद जरूरत आ गई, आपने उसमें से 10 लाख रुपए निकाल लिए, तो क्या अभी भी सरमाया 80 लाख ही होगा? अब सरमाया 10 लाख से क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो इसीलिए ड्राइंग्स को करते हैं, माइनस करते हैं। The last slide, and we are coming to the we are coming to the end of this lecture. That are rules of debit and credit. तो यहाँ रूल्स हैं, आप हर वही चीज़ देख रहे हैं जो एलिमेंट्स ऑफ अकाउंटिंग है, दैट इज कैपिटल, रेवेन्यू, एसेट्स, ड्राइंग्स, लायबिलिटी एंड एक्सपेंसेस।
ड्राइंग्स आर बेसिकली जो है वो कैपिटल का ही हिस्सा होती हैं। ड्राइंग्स को हम अक्सर जो है, अक्सर क्या, ड्राइंग्स का दूसरा नाम है आपका कॉन्ट्रा कॉन्ट्रा ड्राइंग्स जो हैं वो कॉन्ट्रा कैपिटल भी कहलाती हैं, कॉन्ट्रा कैपिटल भी कहलाती है। तो इसलिए कॉन्ट्रा का मतलब होता है उल्टा, मुखालिफ। तो आप ये देखेंगे ड्राइंग के जो उसूल हैं वो कैपिटल के बिल्कुल उसूलों के बिल्कुल मुतजाद हैं। तो ये रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट आपको याद होनी चाहिए, ताकि जब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाएं, जाना जड़ना जब करें, तो ये इट्स अ ब्लड लाइन इन अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का यही बुनियादी उसूल है। अगर आपने इस रूल्स को याद कर लिया और इन पर आपकी ग्रिप अच्छी हो गई, तो समझ लें आपको जो है वो बेसिक्स और आपको एडवांस अकाउंटिंग में कभी भी इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। दैट आर वेरी सिंपल। सिर्फ इंक्रीज डिक्रीज और डेबिट क्रेडिट में ये है। अब कुछ लोग कहते हैं जी डेबिट क्रेडिट का मतलब क्या होता है। तो यहाँ डेबिट एंड क्रेडिट का कोई मतलब नहीं है। डेबिट और क्रेडिट दो कॉलम्स हैं। जब कॉलम पहले आता है वो डेबिट है, जो कॉलम बाद में आता है वो क्रेडिट है। और ये तमाम रूल्स जो हैं वो डेबिट क्रेडिट के पर्सपेक्टिव में लिखे हुए। फॉर एग्जाम्पल कैपिटल अगर बढ़ेगा तो क्रेडिट में जाएगा, क्रेडिट कॉलम में लिखा जाएगा। कैपिटल कम होगा तो डेबिट कॉलम में लिखा जाएगा। रेवेन्यू बढ़ेगा तो क्रेडिट कॉलम में, रेवेन्यू कम होगा तो डेबिट कॉलम में। एसेट बढ़ेगा तो डेबिट कॉलम में और कम होगा तो क्रेडिट कॉलम में। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर, जो कि अकाउंटिंग के बुनियादी कंसेप्ट्स के ऊपर मुहित था। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। अगर कुछ इसमें आपको सवालात पूछने हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप लिखिएगा। मेरी कोशिश होगी कि मैं इन सवालात का जो है वो प्रॉम्प्ट रिस्पांस जो है वो दे सकूं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। स्टे सेफ, स्टे एट होम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।